आज तक के सास बहू और बेटे के इस लाइव सेगमेंट में आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका जिक्र, देखिए फिल्मोग्राफी तो उनकी बहुत लंबी है। हम बात करेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, लेकिन इनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों का जिक्र कर देते हैं। इससे आपको इनके इनसे जुड़ने का और अ, आसान तरीका मिलेगा। एक छोटी सी लव स्टोरी से शुरुआत हुई। 10 विदानियां, सिंह स्किन, भेजा फ्राई, एक था टाइगर, तमाम ऐसी बेहतरीन फिल्में हैं। लेकिन अ, अभिनय अभिनय के क्षेत्र में इन्होंने हर एक अपने प्रोजेक्ट में, हर एक किरदार में झंडे गाड़े हैं। आज हमारे साथ हैं रणवीर शौरी। इनका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। कैसे हैं सर? हाय अनुराग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं अच्छा हूँ। कोरोना का बहुत सारा एलिमेंट आपके इस नए प्रोजेक्ट में भी दिख रहा है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। किस तरह से जी उस सारी सिचुएशंस को एक अच्छे तरीके से कॉमिक वे में फूटना और उसे एक मसाला प्रोजेक्ट बनाना, कैसा अनुभव रहा और कौन कौन से अपने आपने जो अनुभव किए थे वो इनपुट्स आए इसमें, बताइए उस जर्नी के बारे में। हम सीजन 2 रिलीज कर रहे हैं मेट्रो पार्क का। और सीजन 2 वहीं से कंटिन्यू करता है जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। वन खत्म हुआ। uh, और एक बहुत ही लाइट और इजी व्यूइंग के लायक सिटकॉम है। और सीजन 1 बहुत लोगों को पसंद आया था और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कब सीज़न 2 आएगा। हम लोग इसको लास्ट ईयर शूट करने वाले थे 2020 में, बट अफसोस आपको पता है कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ नहीं हो पाया पिछले साल। नहीं हुआ। सो सीज़न 2 वाज वन ऑफ देम। और उसी दौरान जब नहीं कर पाए थे तभी हमने इसका एक छोटा 3-4 एपिसोड का मिनी एपिसोड्स का क्वारंटीन स्पेशल भी किया था, जस्ट एज ऑफ वन ऑफ। तो इस बार सीजन 2 है। इट्स बिगर, बेटर, ग्रैंडर, क्रेजियर। सीजन 1 में जो हमने देखा था उसी को मोर ऑफ द सेम। तो कल्पेश पटेल जो हैं इस बार और बहुत ज्यादा एंटरटेन करेंगे अपनी अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को। देखिए फिल्में बहुत सारी करी, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए और ज्यादा कनेक्ट होने का मौका तो है ही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मेट्रो पार्क सीजन 2 और ज्यादा कनेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि मेट्रो पार्क सीजन 1 बहुत अच्छा गया। जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि ओटीटी की जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी आप कह सकते हैं लॉयल है, फेथफुल है। अगर कोई आप अच्छी चीज़ बनाएं तो उसको बिल्कुल प्रोत्साहन मिलता है, उसको तारीफ होती है। और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर फन देन सीजन 1। तो कल्पेश पटेल सीजन 1 में एकदम बेफिक्रे थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता था, अपनी ही धुन में रहते थे। तो वही बेपरवाही, वही लापरवाही, उसी तरह का एटीट्यूड सीजन 1 में दिखेगा या कुछ और कल्पेश नहीं नहीं, पटेल के? बिल्कुल बेपरवाह नहीं है कल्पेश पटेल, बिल्कुल बेपरवाह नहीं है। इनफैक्ट बहुत परवाह करते हैं। और और यही है कि उनकी उनकी परवाह जो है एक बहुत ही अंग्रेजी में लफ्ज है सार्डोनिक। उनका उनकी जो टेक है वो लाइफ में वो एक सार्डोनिक टेक होती है, सार्काज्म होता है उसमें, और एक ह्यूमर होता है। आई थिंक हर कोई मध्यम वर्गीय इंसान जो जूझता है जिंदगी में, उसका ह्यूमर बन जाना एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है उसके उसके प्रेशर्स पर, उस इंसान पर। आई थिंक कल्पेश पटेल की भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो उसी तरह से है कि जिंदगी की, रोजमर्रा जिंदगी में जूझने का एक, आप कह लीजिए, एक आउटलेट है, एक वेंट है। और बट लापरवाह तो नहीं कहूंगा मैं कल्पेश पटेल। लापरवाह नहीं कहेंगे, मैं मानेंगे नहीं वो लापरवाह है। एक कहानी है जो बाहर के मुल्क में दिखाई जा रही है। हमारे इंडियन वहां पे रह रहे हैं, लेकिन ये पेंडेमिक के टाइम में कई लोगों ने ये फैसला भी किया है कि देश को छोड़ के चले जाएं, कहीं और माइग्रेट कर दें, क्योंकि यहाँ के जो हालात देख के उन लोगों में बहुत सारी बेचैनी है। तो कई लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं और वहां पे सेटल होते हैं, तो वहाँ पीसफुल तो लाइफ नहीं है, स्ट्रगल तो शुरुआत से लेकर शाम तक है। तो उसी तरह का स्ट्रगल आपके किरदार में भी नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया में रहना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में सब कहने सुनने के बावजूद इंडिया में जो हालत रही है पैंडेमिक में, वो दूसरे मुल्कों से
कहीं बेटर रहेगी। आप मानिए कि जब हम सीजन 2 शूट करने गए थे अमेरिका, तो मैं ज्यादा डरा हुआ था वहां शूट करने के लिए, ना कि यहाँ, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग मर रहे थे। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई समय इस वक्त चल रहा है कि ज़्यादा लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो जो माइग्रेंट्स हैं वो अपनी कंपल्शंस की वजह से, जो नेचुरल जो माइग्रेशन के जो रीजंस होते हैं उनकी वजह से हैं। कल्पेश पटेल भी उनमें से एक हैं जो बेरोजगारी और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए वहाँ माइग्रेट किया है। और वो तो हमेशा ही रहेगा। आई थिंक दैट इज नॉट अ स्पेशल, दैट्स नॉट अ स्पेशल रीजन। हाँ, yes. तो यही है। तो चलिए आप ये बताइए कि इसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म में और ज्यादा प्रोजेक्ट आपके देखने को मिलेंगे, या अब जैसा कि रिलीफ मिल गया है इंडियन सिनेमा को, क्योंकि अब पैंडेमिक धीरे धीरे हमें और आपको काम करने की इजाजत दे रहा है, या तो किस प्रोजेक्ट के साथ आप नजर आएंगे सिल्वर स्क्रीन पर और एज वेल एज ओटीटी प्लेटफॉर्म? जी, फिल्में भी हैं कुछ, जैसे कि रजत कपूर की अगली फिल्म आर के वो भी तैयार है, तो आशा करता हूँ वो भी जल्द लगेगी। आई डोंट नो थिएटर में या ओटीटी पे सीधा, बट उम्मीद है जल्दी ऑडियंस तक पहुँचेगी। फिर अभी मैंने एक और फिल्म की है, कोर्ट रूम ड्रामा है। तो ये ओटीटी का डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट घर नहीं बैठना पड़ता उतना जितना पहले बैठना पड़ता था, क्योंकि वो अच्छा काम हो रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कि ना सिर्फ वो बहुत सारे आर्टिस्ट टेक्नीशियंस को काम दे रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, बट उसके अलावा ऑडियंस का एक टेस्ट भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो तरह तरह की कहानियाँ दिखा के, नया टैलेंट, नई कहानियाँ, नई तरह की जॉनर्स, साइंस फिक्शन को बढ़ावा मिल रहा है, अलग अलग तरह की कॉमेडीज को, अलग अलग फ्लेवर की कॉमेडीज को बढ़ावा मिल रहा है, थ्रिलर्स को बढ़ावा मिल रहा है, मिस्ट्रीज को मिल रहा है। तो ये जनरली मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं मानती हूँ इससे ऑडियंस का, हमारा जो टेस्ट है वो इम्प्रूव होगा, और उससे मैं उम्मीद यही करता हूँ कि थिएटर के लिए भी जो फिल्में बनती हैं वो भी इम्प्रूव होंगी उनकी क्वालिटी। बहुत सारे अभिनेताओं का भी ये मानना है कि जो फिल्म है उसमें लिमिटेशंस हो जाती हैं और हर एक किरदार को अपना 100% तो देता है, लेकिन 100% दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता। ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें सीरीज के जरिए हम अपनी प्रतिभा दिखा पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स भी जिन्हें हम बेहतरीन एक्टर तो मानते थे, लेकिन उनका काम नहीं निकल कर आ पाता था। ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से वो बेहतर कर रहे हैं और उन्हें पसंद भी किया जा रहा है। इस पर क्या राय है? जी बिल्कुल, ओटीटी एज प्लेटफॉर्म तो एक ब्रॉड टर्म में तो हुआ कि एक जरिया है ऑडियंस तक पहुंचने का, चाहे वो फिल्म हो या सीरीज हो। वो सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक पहले सिर्फ थिएटर्स ही होते थे जिसके जरिए ऑडियंस तक हम पहुंच सकते थे, बट अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये बात सच है कि सीरीज जब आप करते हैं तो आपके कैरेक्टर को ज्यादा टाइम मिलता है, और अपने कैरेक्टर को डेवलप करने का, अपने कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का। तो बतौर एक्टर यस, ये एक सीरीज एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कहीं ज्यादा आपके आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है आपके लिए बतौर एक्टर अपने कैरेक्टर को फ्लैश आउट कर पाना। चलिए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है, आपके हर एक किरदार को उन्होंने अपनाया है एक नए किरदार के साथ, वही किरदार पुराना ही है लेकिन नए फ्लेवर के साथ पार्ट 2 में आ रहे हैं, तो अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? जो एक अटेंशन है, ऑडियंस का जो प्यार है, उसकी वजह से ही मेरा करियर आज खड़ा है। और ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी मैं अपनी ऑडियंस को डिसअपॉइंट ना करूँ। जिस तरह की फिल्में लेना, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स करना, जिस तरह के कैरेक्टर्स लेना, कि ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो फेथ है, उसको नहीं किया मैंने फॉलो। तो ड्यू डिलिजेंस पूरी करने की कोशिश करता हूँ, और
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेट्रो पार्क सीजन 2 को भी एटलीस्ट उतना ही सराहाया जाएगा, प्यार दिया जाएगा जितना मेट्रो पार्क सीजन 1 को दिया। हमारी तरफ से भी यही दुआ है कि गालियां बज रही हो, भले ही घर में बज रही हो, हाथ में बज रही हो, लेकिन आपको ऐसा ही प्यार मिलता रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे जरूर बात होगी। थैंक यू। थैंक यू अनुराग, थैंक यू फैमिली।